नमस्कार। संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री के फिल्म्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम की अगली कड़ी के रूप में चर्चा कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था कि पिछले वीडियोस लेक्चर में आपने एक आधुनिक भारत के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के पहले और दूसरे टॉपिक को देखा था, और अब आज उसी की कड़ी में ये तीसरा टॉपिक हम लोग अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया हुआ है कि उद्देश्य यही है कि प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को कवर कर सकें, और विशेष रूप से वे लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अध्ययन कर चुके हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बराबर रहती थी कि ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं। उसी को ध्यान में रखकर यह एक सीरीज़ शुरू किया है संस्कृति आईएएस ने, और ये पूरी सीरीज़, ये पूरे कार्यक्रम को विस्तार से आप संस्कृति आईएएस के ऐप में भी देख सकते हैं। इसलिए आप जाएं, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, और वहाँ पर अनेक विषयों के ऐसे कार्यक्रम मौजूद होंगे। तो आज ज़रा उसी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का अगला टॉपिक हम लोग लें, जिसके अंतर्गत मराठा, पंजाब, अवध सहायक संधि प्रणाली, विलय विभगत के सिद्धांतों को कवर करेंगे हम लोग। तो आज इन टॉपिक को कवर करने का तात्पर्य है कि इससे संबंधित प्रश्नों को रखकर हम लोग एक टॉपिक को देख रहे होंगे, और इसी तरीके से एक एक करके कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, भू राजस्व नीति व स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था, कृषि का वाणिज्यीकरण, धन की निकासी, रेलवे का विकास, तमाम ऐसे पहलू, आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, और फिर इसी तरीके से क्रमिक रूप में हम आगे बढ़ते हुए संपूर्ण इतिहास के पाठ्यक्रम को कवर कर रहे होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये पहले भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा पहले से मौजूद रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, बल्कि यह तुरंत उन चीज़ों को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पर प्रक्रिया क्रमिक रूप से होगी, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो फिलहाल शुरू करते हैं कि आखिर मराठा राज्य के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जा रहे हों और ब्रिटिश राज्य के हम उस पर नियंत्रण की प्रक्रिया को विभिन्न युद्धों के माध्यम से समझ पाएंगे। तो पहली चीज़ आती है कि प्रश्न हम लोग रखें और फिर मराठा राज्य की प्रशासनिक संरचना को समझें, मराठा राज्य की उस पेशवाओं के इतिहास को समझें। तो पहला प्रश्न आपके पास इस रूप में है कि मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप विचार करने लगेंगे। मैंने पहले कहा कि विचार करने से पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आखिर विचार करके क्या निष्कर्ष निकालना है, वो हमें पहले पता चले। तो कौन सा कथन सही है? चौथ, मुगलों या सुल्तानों के पड़ोसी क्षेत्रों से एकत्र कर लिए जाते थे या एकत्र किए गए कर थे। दूसरी बात है, सर सूबादार के पास सामान्य अधीक्षण की शक्ति थी और मामलतदार को प्रशासनिक दस्तावेजों का लेखा और रखरखाव करना होता था। तीसरी बात है, कमविसदार का कार्य मामलतदार की सहायता करना था। जाहिर सी बात है कि यह प्रश्न मराठा राज्य के अपने प्रशासन को लेकर है, और मराठा को हम यहाँ भी अध्ययन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो शिवाजी के प्रशासन के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। मराठा राज्य के संदर्भ में अब यह जो दिया जा रहा है कि चौथ, तो चौथ और सरदेशमुखी ये मराठों की आय के सर्वप्रमुख स्रोत थे। उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है
तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि आखिर पहली चीज़ इस चौथ, तो मराठा राज्य की आय का सर्वप्रमुख स्रोत चौथ और सरदेशमुखी हुआ करता था। अब यह मराठा राज्य के अंतर्गत चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है, इस कर के स्वरूप को भी समझने की जरूरत है। तो दरअसल मराठे अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो मराठा सरदारों से भी उनकी आय का 10वां हिस्सा प्राप्त करते थे, वह सरदेशमुखी के नाम से जाना जाता था और यह सीधे छत्रपति को जाता था। यानी इसमें किसी अन्य मराठा का कोई शेयर नहीं होता था और यह दरअसल देशमुख एक पद होता था। तो विभिन्न देशमुखों का प्रधान होने के नाते छत्रपति सरदेशमुख नामक कर लिया करता था और यह उसकी अपनी कहा जाए कि मान्यता थी कि उसी छत्रपति के अपने माध्यम से मराठा राज्य का विस्तार हो रहा, मराठों को कार्य करने का मौका मिल रहा, तो आय हो रही, तो अपनी आय का 10वां हिस्सा वह जो है कर के रूप में देते थे, जिसको सरदेशमुखी के नाम से जाना जाता था, जो सीधे छत्रपति के पास पहुंचता था। दूसरा कर जिसको चौथ कहा जा रहा है, चौथाई हिस्सा, आय का चौथाई हिस्सा, उसी के नाम पर यह चौथ पड़ा। तो मराठे पड़ोसी क्षेत्रों से, ये पड़ोसी का तात्पर्य केवल मराठवाड़ा क्षेत्र का पड़ोसी नहीं, पड़ोसी का तात्पर्य वह पड़ोसी जो उनके अब राज्य के अपने चाहे निकट में हो चाहे दूर में हो, तो वहाँ पर हमला करने के बदले सुरक्षा कर के रूप में उस राज्य की आय का चौथाई हिस्सा वे प्राप्त करते थे। तो एक तरीके से यह सुरक्षा कर के रूप में था। हम आगे अभी पढ़ रहे होंगे जब वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, तो यह कुछ उसी रूप में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर चौथ का तात्पर्य है कि यह चौथ वह मुगलों के या कोई सुल्तान हैं उनके आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत जहाँ मराठा सेना अभियान करती थी, तो वे उससे चौथ वसूल करते थे। और इसका तात्पर्य यह भी होता था कि अगर कोई राज्य पर अभियान करना है तो सेना, मराठा सेना गमन कर रही, तो उसको दिया जाता था यह संदेश कि वह चौथ प्रदान करें तो आक्रमण नहीं करेंगे मराठे उन पर, बल्कि दूसरे अन्य से आक्रमण की दशा में वो उसकी सुरक्षा भी करेंगे। तो यह चौथ वह मराठों के निकटवर्ती हों या दूरवर्ती हों पड़ोसी, उनसे प्राप्त किया जाने वाला उनकी आय का चौथाई हिस्सा कर के रूप में होता था। ये चौथ के जो प्राप्त राशि होती थी उसका विभाजन भी किया जाता था और इसमें सबसे बड़ा अंश, वसूली गई राशि का सबसे बड़ा अंश वह मोकास कहलाता था, जो कि संबंधित मराठा सरदार को दिया जाता था और वसूली गई चौथ की राशि का 66% वह संबंधित मराठा सरदार को दिया जाता था जिसके नेतृत्व में यह सैन्य अभियान हो रहा हो। तो ध्यान रखना है, मोकास सर्वाधिक अंश दिया जाता था, उसको मोकास कहा जा रहा है। उस वसूले गए चौथ का 25% बाबती कहलाता था, जो छत्रपति के पास जाता था। उस वसूली गई चौथ राशि का 6% सहोत्रा के नाम से जाना जाता था, जो कि पंत सचिव के पास जाता था, जो पत्राचार को देखरेख करता था। एक भाग नादगोंडा के नाम से जाना जाता था, जो कि वसूली गई चौथ राशि का 3% होता था और छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता था। यानी अब समझ पाएं कि चौथ के 4 भाग हो जाते थे वसूली गई राशि का, एक मोकास, दूसरा बाबती, तीसरा सहोत्रा और चौथा नादगोंडा। सर्वाधिक अंश मोकास के रूप में जाना जाता था, जो संबंधित मराठा सरदार को मिलता था। छत्रपति को उसका 25% मिलता था, जिसको बाबती कहा जा रहा है। 6% सहोत्रा कहलाता था, जो कि पंत सचिव को दिया जाता था। 3% अंश को नादगोंडा कहते थे, जो कि छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता था। ध्यान रखना है कि प्रशासन में ये चौथ और सरदेशमुखी के प्रश्न इससे बाहर नहीं होते।
सरदेशमुखी का विभाजन नहीं होता था, सीधे छत्रपति के पास जाता था, जबकि चौथ का विभाजन किया जाता था और वो विभिन्न मराठा सरदारों में बंटता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक चौथ मुगलों और सुल्तानों के पड़ोसी क्षेत्रों से एकत्र किए जाते थे, ये बात एकदम ठीक नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, सरसूबादार के पास सैन्य अधीक्षण की शक्ति थी और मामलतदार को प्रशासनिक दस्तावेजों के लेखा और रखरखाव का कार्य करना होता था। तो दरअसल मराठा राज्य के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर, जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, उन्हीं के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। तो सरसूबादार प्रांत के स्तर पर होता था और मामलतदार उसके कार्यों की देखरेख करने के लिए भी मौजूद रहता था, इसलिए ये कथन भी ठीक है। और साथ में कमिश्नर का कार्य मामलतदार की सहायता करना था, एक अन्य पद, तो यह बात भी ठीक नज़र आती है, इसलिए यहाँ पर उत्तर डी होगा। तो जो मराठा प्रशासन का क्षेत्र अंग है, जरा इस बात को समझें कि केंद्रीय स्तर पर छत्रपति और पेशवा, प्रांतीय स्तर पर सरसूबेदार मामलतदार हुआ करते थे और मामलतदार के ही कार्यों की देखरेख करने के लिए कमिश्नर नामक अधिकारी भी नियुक्त होता था। देशमुख, कारकुन और हवलदार भी ये होते थे। और साथ में स्थानीय इकाई के स्तर पर देखा जाए, ग्राम प्रशासन में पाटिल जो कि ग्राम स्तर पर न्यायिक कार्यों से जुड़ा हुआ था और राजा संबंधी मामलों की देखरेख करता था। तो यह पाटिल या पटेल प्रमुख गांव का अधिकारी होता था। उसके नीचे कुलकर्णी होता था जो कि उनके लेख की देखरेख करता था, और फिर चौगुले होते थे, और फिर इसके नीचे भी एक अलूटे बलूटे नामक अधिकारियों का समूह होता था। तो कभी ये क्वेश्चन आपके पास होगा, ध्यान रखना है कि पाटिल किस एक प्रशासनिक इकाई में मौजूद होता था, तो ग्राम के स्तर पर होता था, जो न्यायिक कार्यों से जुड़ा था और भू राजा संबंधी मामलों की देखरेख करता था। तो जब हम मराठा प्रशासन की बात कर रहे हों तो बड़ा स्वाभाविक सी चीज़ है कि शिवाजी के समय से ही मराठा प्रशासन के अंतर्गत अष्ट प्रधान हुआ करते थे। तो ये शब्द भी कभी आपके पीटी के क्वेश्चन के रूप में आएगा कि अष्ट प्रधान किसके प्रशासन के अंतर्गत मौजूद था। तो ध्यान रखना है कि मराठों के अंतर्गत अष्ट प्रधान की बात आती है। कन्फ्यूज़न किस चीज़ पे पैदा होता है, एक शब्द आता है अष्टदिग्गज। जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो तेलुगु के 8 महाकवियों के संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग किया जाता है अष्टदिग्गज का, और यहाँ पर अष्ट प्रधान है। तो मराठा पेशवा में अष्ट प्रधान एक तरीके से 8 प्रमुख अधिकारियों का एक वर्ग है, और इसमें सर प्रमुख पद के रूप में अगर कहा जाए तो पेशवा होता था, यानी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाला। उसमें दबीर भी है, सुमन भी है, उसके अंतर्गत अनेक अधिकारी समूह की यह शिवाजी के अष्ट प्रधान। ये शब्द ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अष्ट प्रधान किसके प्रशासन का अंग है। तो मैंने पहले ही बताया कि मराठों के अंतर्गत, मराठा पढ़ रहे हैं हम लोग। पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में है, सरे नौबत सेनापति है, अमात्य जिसको कहा जा रहा है वह मंत्री के रूप में कार्य करता है, वक्यनवीस सूचना मंत्री है, सूचना देता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, चिटनिस डाक विभाग का कार्यालय है, सुमंत विदेश मंत्री। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अन्य चीज़ें सामान्य होती हैं, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ है कि सुमंत किस एक विभाग से संबंधित है, तो विदेश मंत्रालय से। पंडित राव स्वाभाविक सी बात है, धार्मिक मामलों की देखरेख करता है, और न्यायाधीश के रूप में न्यायालय से संबंधित मामले की देखरेख करता था। तो ये अष्ट प्रधान का जो कहला रहा है, अब इसमें अब अगर कभी कभी मैच करने के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं कि कौन सा यह पदनाम किस एक कार्य से संबंधित है, तो इसमें ध्यान रखना है कि सुमंत को ध्यान में रखना, वक्यानवीस को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, सुमंत विदेश मंत्रालय का प्रमुख था, विदेशी मामलों को देखरेख करता था। तो शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत अष्टप्रधान प्रमुख था। मैंने कहा कि मेडावर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो विस्तार से शिवाजी के प्रशासन की चर्चा और भी हम कर रहे होंगे। अब यहाँ पर मराठों के संदर्भ में जो बात सामने आती है कि वहाँ
जरा क्वेश्चन के रूप में अगला देखें कि हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमारी विजय पताका को कृष्णा से अटक तक, कृष्णा नदी घाटी से लेकर अटक तक, जो सिंध के क्षेत्र के अंतर्गत है, सिंधु नदी तक ले जाएगा। यह प्रस्ताव किस मराठा पेशवा द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किस मराठा पेशवा द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी स्टेटमेंट है, यह विचार है कि हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमारी विजय पताका को कृष्णा नदी से अटक तक ले जाएगा। किस मराठा पेशवा ने कहा था? तो अटक से कटक तक का विस्तार करने की गाथा कोई और नहीं, यह जो है पेशवा बाजीराव फर्स्ट के द्वारा की जा रही थी। तो एक पेशवाओं का इतिहास, पेशवाओं का कार्य आपको अब जानने की ज़रूरत हो जाती है कि आखिर इन पेशवाओं का नाम क्यों उल्लेखनीय है। ऐसे में पेशवाओं के क्रियाकलाप को अगर समझें, जानें, तो पहली चीज़ यहाँ पर है, मैंने पहले बताया कि अष्टप्रधान में जो पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था, धीरे धीरे दशाएं ऐसी हुई कि जब स्वयं शिवाजी जब तक थे तो सारे कर्ता धर्ता के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनके पश्चात जब संभाजी और तत्पश्चात राजाराम छत्रपति बने और फिर उनके पश्चात साहू, तो साहू के साथ ही पेशवा की अपनी भूमिका बढ़ गई। साहू जी छत्रपति थे और फिर 1713 ईस्वी में उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के रूप में नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ के लिए ये बात सामने आती है कि मराठा राज्य के एक द्वितीय संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और मूल बात ये भी है कि बालाजी विश्वनाथ बेहद कुशल, और यह बालाजी विश्वनाथ का नाम इसलिए भी उल्लेखनीय है कि बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठे अब दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, और उस समय दिल्ली की राजनीति का तात्पर्य मुगल शासन सत्ता मौजूद थी, और वहाँ पर अब मुगल दरबार में अलग अलग गुट काम कर रहे थे, और इस समय एक हिंदुस्तानी गुट, हिंदुस्तानी दल जिसको सैयद बंधु जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उनका बोलबाला था। और इस समय सैयद बंधुओं के माध्यम से फरुखसियर को जब गद्दी पर बैठाया गया था, तो फिर मुगल बादशाह फरुखसियर से जब सैयद बंधुओं की अनबन शुरू हुई तो उन्होंने गुप्त रूप से एक समझौता मराठों के साथ किया, और उन मराठों के साथ समझौता किया गया जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि मराठे ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली में आकर हमें सहयोग और सहायता देंगे, बदले में हम दक्कन के स्तर पर उनको मान्यता देते हैं 64 देशमुखी प्राप्त करने की, वसूल करने की। और ये वजह है कि इस संधि समझौते को एक इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने जो है मराठों का मैग्ना कार्टा का नाम दिया था। रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा, यानी महाधिकार पत्र है एक तरीके से, उनके लिए अधिकार की बात थी। इसी समझौते के तहत जो है जब सैयद बंधुओं ने आमंत्रित किया तो उस समय छत्रपति के रूप में शाहू थे और पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ और सेनापति खांडेराव दभादे के नेतृत्व में एक सेना, मराठा सेना दिल्ली पहुंचती है, और वहां पर फरुखसियर को हटाकर, गद्दी से हटाकर वहां पर मार दिया जाता है, और तत्पश्चात रफ़ी-उद-दरज़ात एक नए मुगल बादशाह के रूप में होते हैं। बहुत कम समय के लिए, 3.5 महीने के लिए कार्यकाल रहा है। तत्पश्चात रफ़ी-उद-दौला और तत्पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल बादशाह बनेंगे। मुग़लों का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ बात आएगी। तो एक चीज़ ये है कि बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठा सेना जो है दिल्ली में हस्तक्षेप करने के लिए पहुँचती है। बालाजी विश्वनाथ के पश्चात बाजीराव फर्स्ट 1720 से 40 तक जो है पेशवा रहता है, और बेहद एक योग्य पेशवा के रूप में। बाजीराव फर्स्ट का नाम इसलिए भी उल्लेखनीय है कि इसके नाम पर मूवी भी बन चुकी है, आपको याद आ रहा होगा। वैसे तो याद चाहे ना आता, लेकिन मूवी बनी है तो बाजीराव मस्तानी याद आ रहा होगा। जी हाँ, एकदम ठीक बात है, अभी हम चर्चा कर रहे होंगे इस बात की। तो बाजीराव फर्स्ट का अपना दृष्टिकोण क्या था, उसका अपना उद्देश्य था
कि हम इस मराठा राज्य का विस्तार करेंगे, और उसने मुगलों के प्रति अपनी नीति को बड़ा स्पष्ट किया, और उसने स्पष्ट किया कि तने पर प्रहार करो, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी, और मराठा झंडा को हम कृष्णा नदी घाटी से सिंधु नदी घाटी तक, अटक तक के क्षेत्र पर पहुंचाएंगे। तो यह उसी की उक्ति है, बाजीराव फर्स्ट की। बाजीराव फर्स्ट का अपना सैन्य अभियान, सैन्य विजय अभियान भी उल्लेखनीय है कि पुर्तगालियों से उसने बेसिन और साल्सेट का क्षेत्र जीता, और फिर उसने बुंदेलखंड के शासक छसाल को मदद दी बंगस पठान के विरुद्ध, और बदले में फिर बुंदेलखंड का क्षेत्र हृदयनगर, सागर, झांसी प्राप्त किया, और साथ में उसके एक कन्या मस्तानी नामक नर्तकी कन्या भी उसको प्राप्त हुई। तो यह बाकी कहानी आप मूवी में देख चुके होंगे, बाजीराव मस्तानी में। तो फिलहाल यहाँ पर तो इतिहास में यहीं तक सीमित रहना है कि आखिर बुंदेलखंड का क्षेत्र किस मराठा पेशवा ने प्राप्त किया हुआ था, तो वह है बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु के पश्चात बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है। और इनके काल का जो मुख्य उल्लेखनीय कुछ बात है वो ये कि इन्हीं के समय में, इन्हीं के कार्यकाल के अंतर्गत साहू की मृत्यु भी हो गई थी 1749 में, और तत्पश्चात राजाराम सेकंड शतपति के रूप में बनते हैं। उसी समय संगोला की संधि करते हुए वह संपूर्ण शक्तियां पेशवा में निहित कर दी जाती हैं। बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब के समय की एक उल्लेखनीय घटना हम देखते हैं कि पानीपत के युद्ध के रूप में है, जिसको आगे समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दरअसल यही बात समझने की थी कि यह स्टेटमेंट किसका था, बाजीराव फर्स्ट के द्वारा दिया गया था। जो मैं बता रहा था इन चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा अगर इसको एक फैमिली ट्री के रूप में समझें कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके एक पुत्र संभाजी और राजाराम, और इन्हीं संभाजी की मृत्यु के पश्चात साहू, और ये जिस समय संभाजी की मृत्यु हुई उस समय वह औरंगजेब शासक, उसके द्वारा उनको दंडित किया गया था, और फिर मुग़ल कैद खाने में साहू और उनकी माता को जो है बंदी बना लिया गया था। तो इसलिए राजाराम के नेतृत्व में मराठे कार्य कर रहे थे, और जब राजाराम की मृत्यु हो गई तो फिर उनकी पत्नी ताराबाई ने जो है शिवाजी सेकंड के नाम पर शासन सत्ता को संभाला था। आगे चलकर जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, उस समय मुग़ल दरबार में गुटबंदी शुरू हो गई। तो उसी समय अब साहू को रिलीज़ किया जाता है राजकुमार आज़म के अपने सलाह पर और जुल्फ़िकार खां के मशवरे से। तो साहू जब रिलीज़ होता है तो इसके पश्चात यहीं पर अब साहू जो है छत्रपति 1707 में बनते हैं, 1707 से 49 तक यह साहू का कार्यकाल है, और उन्हीं साहू के माध्यम से जो है बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं। तत्पश्चात बाजीराव फर्स्ट 1720 से 40 तक, और फिर बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब 40 से 61 तक। फिर इसी तरीके से उनकी मृत्यु के पश्चात माधवराव, फिर एक वर्ष के लिए नारायण राव पेशवा बनता है। और अभी हम आगे पढ़ रहे होंगे इन बातों को लेकर कि किस तरीके से इसी दौरान अब मराठों का अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष भी शुरू होता है। ये वह मराठा राज्य अटक से कटक तक का, कटक उड़ीसा का क्षेत्र, अटक तक के क्षेत्रों तक मराठा झंडा लहरा रहा है। दक्षिण मराठा राज्य का विस्तार, ये दशाएं थीं। लेकिन पानीपत की पराजय के पश्चात और धीरे धीरे मराठों के आंतरिक मामलों में जब मतभेद पैदा होना शुरू होगा तो अंग्रेज़ों को हस्तक्षेप का मौका मिलेगा और मराठा राज्य कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ेगा।
प्रश्न के आलोक में देख पाते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं। कि जैसे अभी बात की जा रही थी कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ, इसके बारे में समझ में मराठा राज्य का यह द्वितीय संस्थापक है और इसी के काल में मराठा संघ की नींव पड़ी। तत्पश्चात पेशवा बाजीराव फर्स्ट 1720 से 40 के बीच में, यह शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला पद्धति का सबसे बड़ा चार। गुरिल्ला पद्धति का तात्पर्य छापामार संघर्ष प्रणाली। तो स्वयं शिवाजी ने मराठवाड़ा क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत इस पद्धति का विकास किया और इससे वे मुगलों के लिए हमेशा कठिनाई का कारण बनते रहे। 1739 में पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त किया और बेसिन और सालसेट का क्षेत्र जीत लिया गया था, यानी इस पेशवा के माध्यम से। तत्पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखने की है, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इसी के समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। पेशवा के साथ कहीं न कहीं छत्रपति, जो अब राजाराम सेकंड है, संगोला की संधि हुई थी और पेशवा अब राज्य का प्रधान हो गया और पुनः वह मराठा राज्य की राजनीति का केंद्र बन गया, यानी पेशवा का केंद्र बन गया। तत्पश्चात यहाँ पर बात आती है कि एक पेशवा आगे चलकर माधवराव फर्स्ट होता है 61 से 72 के बीच में। महादजी सिंधिया ने शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनः स्थापित किया, यानी एक तरीके से मराठा नेता महादजी सिंधिया और यह मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो किस पेशवा के काल में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को दिल्ली की गद्दी पर पुनः स्थापित किया गया? तो वह पेशवा माधवराव फर्स्ट के समय में। और ध्यान में रखना है कि किस एक मराठा नेता के माध्यम से कार्य किया गया था, तो महादजी सिंधिया के माध्यम से। यही महादजी सिंधिया हैं जिनके मध्यस्थता से जो है हम आगे अभी देख रहे होंगे सालबाई की एक संधि होती है। तो यहाँ पर यह एक घटनाक्रम समझना है, चीज़ को जाने कि ये एक घटनाक्रम यहाँ पर 1761 ईस्वी में एक बड़ा मराठों के लिए घातक पहलू होता है, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का यह युद्ध कई बार हुआ है, लेकिन पानीपत का यह तीसरा युद्ध है 1761 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध, एक तरफ मराठा हैं और दूसरी तरफ अफगान हैं। दरअसल यह युद्ध मराठों और अफगानों के बीच में होता है और अफगान नेता अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ पर मराठों की पराजय होती है और उसी पराजय के साथ ही यह माधवराव जो नाना साहब था बालाजी बाजीराव, उसकी मृत्यु हो जाती है दुख से, संताप से। तब माधवराव फर्स्ट पेशवा बनता है, लेकिन बीमारी से जो है स्वयं मर जाता है और उसके पश्चात माधवराव सेकंड पेशवा बनता है। यानी बीच के स्तर पर थोड़े समय के लिए नारायण राव पेशवा बनता है, जिसकी हत्या रघुनाथ राव कर देता है। इस पेशवा अल्पाई पेशवा था माधवराव सेकंड। नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक 12 भाई परिषद का गठन होता है। ध्यान में रखिएगा, ये नाम 12 भाई परिषद का गठन किस एक पेशवा के काल में हुआ? तो माधवराव सेकंड के काल में हुआ और ये 95 तक पेशवा है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसी दौरान अब मराठों के साथ अंग्रेजों का युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध के क्रम में एक सूरत की संधि होती है रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। यहाँ पर हम युद्ध की चर्चा तो कर ही रहे होंगे इन बातों को लेकर। तो यह चीज़ समझना है कि किस वजह से और किस दौर में यह युद्ध शुरू हो जाता है। दरअसल जिसे हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कह रहे हैं, यह फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 82 के बीच में है। क्या घटना थी और क्या दशा थी? जिस समय यह माधवराव फर्स्ट की मृत्यु हुई, तत्पश्चात नारायण राव पेशवा बना, लेकिन
इसकी हत्या इस रघुनाथ राव ने कर दी। खुद पेशवा बनना चाहता था लेकिन उसके प्रयास सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि योग्य मराठा नेता नाना फडणवीस ने उसके अपने मंसूबे को विफल कर दिया। तो ये निराश होकर अंग्रेजों के पास चला गया, और जब अंग्रेजों के पास जाता है तो सूरत की संधि करता है 1775 में, सूरत की संधि। और इस संधि के माध्यम से वह अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र देने की बात करता है, और बदले में अंग्रेज कहते हैं कि हम आपको पेशवा बना देंगे, यानी सैन्य मदद करेंगे। अंग्रेजों को ठीक वही दिन याद आते हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से बंगाल में जो है नवाबों के आंतरिक मामलों में टकराहट पैदा हुई थी। याद कीजिए, पिछले हम क्लास में आपको पढ़ा रहे थे कि जिस समय नवाब सिराजुद्दौला बना था तो सिराजुद्दौला के अपने जो है स्वयं नाते रिश्तेदार परिवार के सदस्य उसका विरोध करने लगे, जिसमें प्रमुख रूप से उसकी मौसी घसीटी बेगम। और फिर इसी मामले में अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं नवाब के विरोधियों को संरक्षण देने का मौका मिला, और तत्पश्चात उन्होंने षड्यंत्र किया और वह प्लासी से बक्सर की यात्रा और फिर अंततः बंगाल पर अपना नियंत्रण। यहाँ पर भी समझने की बात है कि इस समय तक अंग्रेज प्रतीक्षा कर रहे थे कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो, कि आंतरिक मामलों में जब टकराहट बढ़ेगी तभी मौका मिलेगा हस्तक्षेप करने का। और वह चीज़ आई जब रघुनाथ राव ने हत्या कर दी नारायण राव की, लेकिन स्वयं पेशवा नहीं बन पाया। तो एक मराठा अंग्रेज़ों के पास, तो अंग्रेज़ों को लगा कि अगर सहायता करेंगे कठपुतली पेशवा बनाकर हम जो है विभिन्न क्षेत्रों को प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में उन्होंने उस मराठा क्षेत्र पर हमला किया। लेकिन यहाँ पर एक घटनाक्रम यही थी कि जैसे ही उन्होंने हमला किया, कहीं ना कहीं वॉरेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था। उसने रोका, उसने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। और तत्पश्चात पुरंदर की संधि किया गया। उसको लगा कि अनावश्यक रूप से अगर युद्धों में जो है अंग्रेज उलझते जाएंगे तो समस्या बढ़ेगी। और अंततः यह युद्ध कहीं ना कहीं जो बॉम्बे के मराठा थे उनको लगा कि बॉम्बे के जो अंग्रेज़ थे उनको लगा कि जो बंगाल के अंग्रेज़ हैं वो नहीं चाहते कि बॉम्बे के अंग्रेज़ों का भी इसी तरीके से जो है नाम रोशन हो। तो उन्होंने कंप्लेन किया अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बैठे हुए। ये सारी बातें हम लोग आगे भी कर रहे होंगे। असली मुद्दा ये है कि अंततः इस पूरी प्रक्रिया में महादजी सिंधिया के प्रयास से, मध्यस्थता से 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि होती है, और इस संधि के माध्यम से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात जो है मराठों के साथ संघर्ष की दशाएं किस रूप में नजर आती हैं कि जब पेशवा बाजीराव सेकंड 1795 से 1818 तक रहेगा, और ये अंतिम पेशवा के रूप में रहेगा। इसने बेसिन की एक संधि की 1802 में, और इस संधि के माध्यम से एक तरीके से वो सहायक संधि स्वीकार किया अंग्रेजों की। एक कहा जाए कि अंग्रेज अब उसके राज्य के अंतर्गत सेना रखेंगे, विदेश नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण होगा। अलग से हम सहायक संधि पढ़ रहे होंगे अभी। तो बेसिन की सहायक संधि करने के पश्चात 1802 ईस्वी में मराठों का अपमान नजर आता है, और तत्पश्चात वहाँ पर हम देखते हैं कि मराठा आपस में तय करने लगे कि आखिर कहीं ना कहीं इस अपमानजनक संधि से छुटकारा पाना चाहिए। तो उन्होंने ब्रिटिश क्षेत्र पर हमला किया, और इसी क्रम में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाएगा। 1803 से 5 के बीच में चलेगा। अंततः मराठे अलग अलग स्तर पर पराजित किए जाएंगे और उनसे संधि करेंगे अंग्रेज। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि होगी, भोसले के साथ देवगांव की संधि होगी, होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि होगी, और इस तरीके से मराठा राज्य क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जाएगा। और तत्पश्चात तीसरा एक आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में होता है, और उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75-82 के बीच में है। सूरत की संधि के साथ यह शुरू होता है। इसके अंतर्गत
यह महत्वपूर्ण एक संधि को ध्यान में रखना है, सालबाई की संधि। कभी कभी संधियों को क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो 1782 में सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में होती है और इसी के माध्यम से यह पहला युद्ध समाप्त होता है और इस दौरान गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरी चीज़, दूसरा एंग्लो मराठा वार, अंग्रेज़ों का मराठों के साथ संघर्ष 3 से 5 के बीच में है। इस दौरान जो संधियां हैं वह सुरजी अर्जन गांव की संधि है, देव गांव की संधि है, राजपुर घाट की संधि है। ये ध्यान रखना है कि स्टेट पीएससीज में ये सब प्रश्न प्रायः पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी संधि कब हो रही है। तो इसको ध्यान में रखना है कि सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया के साथ है, देव गांव की संधि भोसले के साथ है और राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ है 1803 में। इस समय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था लॉर्ड वेलेस्ली। मैच करने का क्वेश्चन आता है कि किस एक युद्ध के दौरान कौन सा गवर्नर जनरल था, तो ये बात भी ध्यान में रखिए। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1718 में 1817-1818 ईस्वी में, और इस युद्ध के अंतर्गत पेशवा की पराजय होती है, अस्थि का युद्ध। और यहाँ पर युद्ध में पराजय हुई और तत्पश्चात पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाएगा और पेशवा को यहाँ से हटा दिया जाएगा, उसे निर्वासित किया गया और वह कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया गया, उसको पेंशन दे दी गई। तो बाजीराव सेकंड अंतिम मराठा पेशवा के रूप में मौजूद था और इसी के अब दत्तक पुत्र के रूप में वधोदू पंत या नाना साहब, जो 1857 के विद्रोह के समय में हम उनका नाम ले रहे होंगे पुनः एक बार। तो अब ये एक मराठों का घटनाक्रम है, उन चीज़ों को समझें। प्रश्न जो आ चुके हैं वह बेशक चाहे ना आए सच, लेकिन प्रश्न कहीं और से नहीं आते, इन्हीं में से आते हैं आपके पास। कि जैसे एक प्रश्न यह है कि अब पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ। तो मैंने पहले बताया कि मराठा और अफगानों के बीच में हुआ और कारण भी यही था कि स्वयं उस समय अफगान क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ शाह अब्दाली का अपना प्रभाव स्थापित है और कुल मिलाकर शासन सत्ता, तो उसके अपनी वजह से पंजाब के क्षेत्र में उसके पुत्र तैमूर को जो है मराठों ने हटा दिया, दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। यही वजह है कि अहमद शाह अब्दाली का कई अभियान हो चुका, लेकिन इस समय मराठों के साथ युद्ध हो रहा है 1761 में पानीपत के मैदान में। पानीपत में हम देखेंगे, आगे भी पढ़ेंगे कि जब पहला युद्ध 1526 में होता है और उस समय बाबर मौजूद है और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी उसके मध्य होता है और अंततः इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और भारत में मुगल शासन सत्ता की स्थापना होती है। 1556 में हम देखते हैं दूसरा पानीपत का युद्ध होता है और उस समय के स्तर पर हेमू और अकबर, जो कि बैरम खां उसका उस समय संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, और तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। इस युद्ध का नाम इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि पानीपत का तीसरा युद्ध एक तरफ अफगान और मराठों के बीच में हो रहा है और मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, किसके समय में हो रहा है। तो ध्यान रखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब के समय में किया जा रहा है और यह युद्ध मराठा और अफगानों के बीच में होता है। इस युद्ध के एक पक्ष में अहमद शाह अब्दाली है मराठों का नेतृत्व करने वाला, और अफगानों का नेतृत्व करने वाला का नाम ध्यान में रखना है। तो अफगान नेता अहमद शाह अब्दाली, मराठों का नेतृत्व उस समय पेशवा के पुत्र विश्वासराव को दे दिया गया था, जो नाम मात्र का ही था। वास्तविक स्तर पर पेशवा का भाई सदाशिवराव भाऊ कर रहा था नेतृत्व। और इस युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी कर रहा था। इस युद्ध में एक कहा जाए कि मराठों को क्षेत्रीय भारतीय शक्तियों का सहयोग भी नहीं मिला, उनके चौथ वसूल करने की वजह से तमाम शत्रु हो चुके थे। एक महत्वपूर्ण जाट नेता सूरजमल हुआ करता था, जिसका कोई सहयोग इनको प्राप्त नहीं हुआ, वह इस युद्ध से अपने आप को अलग रख लिया था और इस युद्ध में अंततः मराठों की पराजय होती है। मराठों की पराजय होती है और पराजय की सूचना
किस रूप में पेशवा के पास पहुंचती है? तो यह होता है कि 2 मोती विलीन हो गए, व्यापारियों के माध्यम से सांकेतिक रूप में जाता है कि 2 मोती विलीन हो गए। और इस पराजय का समाचार सुनकर, अपने पुत्र भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वयं बालाजी बाजीराव नाना साहब की मृत्यु हो जाती है। इस पानीपत के तीसरे युद्ध का आंखों देखा वर्णन, प्रत्यक्षदर्शी वर्णन पंडित काशीराज ने किया हुआ है। तो ध्यान में रखना है कि पानीपत के युद्ध के संदर्भ में ये 2-3 तथ्यात्मक सूचनाएं आपको ध्यान में रखनी है कि मराठा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी कर रहा था। जो जाट नेता सूरजमल, वह मराठों का सहयोगी नहीं है, मराठों से अलग है एकदम। ऐसा नहीं है कि मराठों के विरुद्ध है, लेकिन मराठों का सहयोगी नहीं है। और पेशवा को जो सूचना व्यापारियों से मिली, 2 मोती विलीन हो गए सांकेतिक भाषा से, और तत्पश्चात उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो पानीपत के तीसरे युद्ध को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि अन्य जहाँ पानीपत के युद्ध ने या अन्य युद्धों में विजय यह निश्चित करती है कि कौन शासक होगा, लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निश्चित किया कि कौन शासक नहीं होगा। अर्थात मराठे जो दावा कर रहे थे शासक बनने का, वह पराजित हो गए, इसलिए वह भारत के शासक नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पर पानीपत के युद्ध के संदर्भ में प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार शुरू हो गया, लेकिन मैंने पहले बताया है कि विचार करने के साथ ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कौन सा कथन सही है, यानी सही चीज़ को हमें यहाँ पर चुनना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में, देखिए पानीपत के तीसरे युद्ध, सर्कल में ले लिया करिए चीज़ों को, फोकस रहेंगे। अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अब ये स्टेटमेंट गलत है या सही, अभी हम बात कर ही रहे थे कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली तो था, लेकिन दूसरी तरफ कौन है वहाँ पर? मराठे, इब्राहिम लोदी नहीं है। अब नाम यहाँ क्यों रखा गया? देखिए, यूपीएससी में आपकी कुल मिलाकर जो परख होनी है कि आप 2 घंटे के भीतर एग्जामिनेशन हॉल में कितनी तेज़ी से, सावधानी के साथ चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। अगर आपने बार बार चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा तो कन्फ्यूज़न पैदा होगा। क्यों पैदा होगा? पानीपत के पहले युद्ध में आपने पढ़ा हुआ कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और यहाँ भी इब्राहिम लोदी नज़र आ रहा है। तो पानीपत और इब्राहिम लोदी भी है। पानीपत आया और आपने कहा अच्छा पानीपत के युद्ध में, हाँ अहमद शाह अब्दाली है, हाँ ठीक है, इब्राहिम लोदी हाँ। तो कन्फ्यूज़न अगर पैदा हो रहा है तो किस वजह से हो? रिवीजन नहीं, इसलिए ध्यान में रखना होता है। इसलिए यूपीएससी के अंतर्गत जो ये ऑप्शंस नज़र आते हैं ना आपको, वो आपके केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं कर रहे होते, बल्कि आपके इस चीज़ का परीक्षण कर रहे होते हैं कि आपने किसी टॉपिक के ऊपर कितना आत्मविश्वास के साथ पकड़ बनाया हुआ है। तो इब्राहिम लोदी यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। देखिए, यह आईएएस की परीक्षा में पूछा गया, 2004 में पूछा गया प्रश्न। अब इसमें कोई तूफान नहीं मचाने की जरूरत थी, सावधानी की बात है। फिर है तित्ती आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। अब देखिए, मैसूर पढ़ चुके हैं, बताइए तुरंत कि ये बात सही है या गलत, बताइए। तित्ती आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अब रिकॉल करने की जरूरत है। बताया गया था कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और उस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टम की संधि होती है, और इस संधि के माध्यम से टीपू का आधा राज्य ले लिया अंग्रेजों ने। तत्पश्चात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, और वहां पर टीपू की मृत्यु होती है। तो ये सवाल भी गलत है, ये कथन भी गलत है।
तीसरा स्टेटमेंट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। प्लासी के युद्ध में, पढ़ चुके बंगाल, पिछला वीडियो देखिए तो सारी बातें स्पष्ट हैं उसमें, कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज और मीर जाफर का षड्यंत्र था कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाने का ऑफर किया। तो इसलिए यहां पर यह सही है। अब ऑप्शंस आपके पास हैं कि कौन सा सही है। तो यहां पर केवल 3 उत्तर दिए। अब देखिए, चीजें कई बार आपको ऐसी लगेंगी कि हो सकता हो कि कहीं कुछ चीज स्लिप कर रही हो। अब मान लीजिए कि किसी भी एक या दो पर आपकी नज़र है कि ये बात, स्टेटमेंट गलत है, कि आपको ये बात पता चल गई कि आखिर यहाँ पर तित्ती आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु नहीं हुई थी। तो एक बात तो तय हो गई कि जहाँ पर 2 लिखा हो उसको हटा दीजिए। तो ए भी नहीं है, सी भी नहीं है। तत्पश्चात अब देखिए, ये चीजें आती हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, और एक तरफ केवल 3 आपको लिए मिल रहा है। ये क्वेश्चन सोचिए, मैंने कल भी पिछले लेक्चर में भी आपको बतलाया कि आखिर कहीं ना कहीं प्लासी एक भारत के संदर्भ में निर्णायक युद्धों के रूप में जाना जाता है कि प्लासी का युद्ध हो रहा है, तो उसके बारे में कन्फ्यूजन की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। प्लासी के संदर्भ में आपको एक सिंगल वर्ड का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उत्तर अपने आप में निकल सकता है कि ठीक है, केवल 3। तो पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। मैं कहा कि सोर्स बार बार ना बदलिए, सिंगल सोर्स रखिए, बार बार पढ़िए। ये उसी पानीपत के युद्ध की बात है, ये यहां पानीपत ही है। तो मराठा राज्य जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली तक हस्तक्षेप कर रहा था, पंजाब के क्षेत्रों में हस्तक्षेप है, तो पानीपत के मैदान में यह युद्ध हो रहा है। अब एक प्रश्न देखा जाए, लिखा है 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं, और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव कूट का संदेश था। वह भारतीय शक्ति थी। स्टेटमेंट है किसी का, वो प्रश्न के रूप में है। 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं, और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव पतन का संदेश था। यह भारतीय शक्ति कौन सी थी? दिल्ली का बादशाह, पेशवा, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, अवध का नवाब सिराजुद्दौला। अभी हम लोग बात कर रहे थे 2 मोती विलीन हो गए, ये कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वह पेशवा के संदर्भ में है कि वह मराठा, पेशवा के लिए कहा जा रहा, मराठा की शक्ति का पराभव का सूचक है। अब जरा इसी तरीके से देखा जाए पंजाब के संदर्भ में बातों को, कि पंजाब की रियासत, पंजाब पर अंग्रेजों का नियंत्रण। अब ये पंजाब पर अंग्रेजों का नियंत्रण जो है 1849 में हो जाता है, और इस समय गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी मौजूद था। तो पंजाब के संदर्भ में बात को पढ़ें, क्वेश्चंस के रूप में क्या है कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, फिर विचार करना है, विचार बहुत करना है। क्या करना है? अब विचार, कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, इस संदर्भ में विचार करना है। लिखा हुआ उनका जन्म, किनका जन्म? महाराजा रणजीत सिंह। ये चीज सर्कल में लीजिए, वरना भूल जाइएगा। उनका जन्म, आपको लगेगा अपने किसी खास लोगों के जन्म की बात कर रहे हैं। उनका जन्म आहुलवालिया मिसल के नेता महान सिंह के घर गुजरांवाला में हुआ था। पता होगा तो टिक करने की स्थिति पैदा होगी।
रणजीत सिंह ने राजनीतिक मामलों में शुरुआती समझ दिखाई। 1792 से 97 तक एक संरक्षक परिषद जिसमें रणजीत सिंह की मां, उनकी सास, उनके दीवान लखपत राय शामिल थे, मिसल के वास्तविक मामलों को नियंत्रित कर रहे थे। अब देखिए, यही चीज़ें हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो अब आ गया रणजीत सिंह के बारे में, तो इसमें खाली एक उत्तर कौन सा ठीक है ये जानना पर्याप्त नहीं है। इस टॉपिक को पढ़ लेना है ताकि रणजीत से संबंधित अगर प्रश्न आए तो हम हल कर सकें। तो रणजीत सिंह का अगर हम इतिहास जानें समझें तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। दरअसल उन्हीं सुकरचकिया मिसल के महान सिंह के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है आहलूवालिया मिसल, तो अपने आप में यह स्टेटमेंट गलत है। रणजीत सिंह ने राजनीतिक मामलों में शुरुआती समझ दिखाई। एकदम समझ दिखाई। समझ किस मामले में दिखाई कि आखिर निकटवर्ती क्षेत्रों में अफगानों के साथ उनका संघर्ष इस मामले में नहीं हुआ, अपने आप को बचा कर रखा, तो इसलिए कहा जा रहा है समझ दिखाई थी, इसलिए यह ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि रणजीत सिंह की अगर हम बात करें तो 1780 टू 1839 1780 में उनका जन्म हुआ था। तो एक संरक्षक परिषद के अंतर्गत रहकर कार्य कर रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह कौन कौन लोग थे ये महत्वपूर्ण नहीं है इस मामले में। मतलब उद्देश्य यही रहता है कि आपकी समझ कितनी गहरी है, कि इस समय का अगर ध्यान रखें तो एक संरक्षक परिषद के रूप में वहाँ पर उनके लिए कार्य करने की संस्था मौजूद थी, इसलिए ये भी ठीक है। तो दिए गए कौन सा कथन सही है? 2 और 3, तो 2 और 3 यहाँ पर ये सही है। रणजीत सिंह की पूरी अगर स्थिति को समझे जाने, कहाँ से रणजीत सिंह आ गए, क्या उनका, और रणजीत सिंह इतने कुशल शासक के रूप में जाने जाते हैं, सिख राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए अगर तो जिस समय उनका जन्म हुआ, पंजाब में ऐसे विभिन्न स्तर पर 12 मिसलें मौजूद थीं। उनमें हम भंगी मिसल है, आहलूवालिया मिसल है, सुकरचकिया मिसल है। तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित हैं, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। और उन्होंने, जैसे कन्हैया मिसल में उनका विवाह हुआ तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी शक्ति अर्जित किया। धीरे धीरे अन्य मिसलों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, यानी अन्य क्षेत्रों पर जो दल थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया। और तत्पश्चात उन्होंने लाहौर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, राजधानी बनाया 1799 में। एक स्थिति यही थी कि उस समय एक अफगान शासक जमान शाह की कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई थीं, तो रणजीत सिंह ने उसको निकलवाकर सम्मान उनको दे दिया। तो जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि भी दी। रणजीत सिंह की कार्यकुशलता, सूझबूझ ये थी कि उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निरंकुश तरीके से शासन किया और कल्याणकारी रूप में। वह गुरु मत में विश्वास नहीं रखते थे, अर्थात प्रजातांत्रिक सिख व्यवस्था जिसके अंतर्गत मिसलें बैठकर निर्णय करती थी, उन मिसलों अर्थात विभिन्न स्तर पर इकाइयों को बैठकर निर्णय करने की परंपरा से अलग हटकर रणजीत सिंह ने स्वयं के स्तर पर निर्णय करके शासन सत्ता को संचालित किया। और फिर उन्होंने मुल्तान, पेशावर, कश्मीर, इन सब क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। उनका साम्राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था, जिसमें आज का जो पाकिस्तान का पंजाब का इलाका है वह भी उसमें शामिल हुआ करता था। रणजीत सिंह ने सर्वाधिक ध्यान अपनी सेना पर दिया, सेना के निर्माण पर दिया। उन्होंने यूरोपीय सैन्य कमांडरों से अपनी सेना को प्रशिक्षित किया।
और इस संदर्भ में अलग अलग देशों से अलग अलग सैन्य टुकड़ी के योग्य लोगों को बुलाया। वहाँ पर उन्होंने पैदल सेना के लिए इटली के जनरल वंतूरा को बुलाया, तोपखाने के लिए फ्रांस के जो है कोर्ट ऑफ गार्डनर को बुलाया, और यही वजह है घुड़सवार सेना के लिए सेनापति अलार्ड को बुलाया गया। और उनकी इस सेना की कुशलता को देखकर स्वयं ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड ऑकलैंड एशिया की यह दूसरी सबसे बड़ी सेना कहता था। एक तरीके से एक फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने भी जो है रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया, एक छोटे बोनापार्ट के रूप में बतलाया, अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट की तरह सैन्य अभियान सैन्य विजेता के रूप में इनको जाना जाता था। रणजीत सिंह ने अपने सेना के अंतर्गत महाना वेतन प्रणाली शुरू की और भू राजस्व के संदर्भ में उन्होंने लगभग 33% भू राजस्व की राशि जो मुगल कालीन व्यवस्थाएं थी भू राजस्व की उसके अंतर्गत ही उसको रखा। रणजीत सिंह की कार्यकुशलता, उनकी अपनी सेना की क्षमता, इन सबको देखते हुए अंग्रेजों ने कभी भी टकराने का साहस नहीं किया। यही वजह है कि शुरू से उनको पंजाब की सामरिक स्थिति की समझ थी। 1809 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के समय में 1809 में एक मेटकॉफ नामक अधिकारी को भेजा गया और उसके माध्यम से 1809 में अमृतसर की संधि हुई। तो अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में हुई एक मैत्रीपूर्ण संधि थी, जिसके अंतर्गत सतलज नदी को एक सीमा मानते हुए यह तय किया गया कि सतलज नदी के इस तरफ जो है वह रणजीत सिंह का राज्य और इधर अंग्रेजों का राज्य। और अंग्रेजों ने लगातार इस संधि का सम्मान किया। रणजीत सिंह ने अफगान क्षेत्र में शासक बनने के क्रम में वहाँ पर लोगों को शाहसुजा को सहयोग दिया और बदले में उससे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। तो कोहिनूर हीरा की दास्तां यह चीज़ें नज़र आएंगी किस तरीके से यह हीरा भारत में था। तत्पश्चात जब अंग्रेज पंजाब राज्य का विलय करेंगे, दिलीप सिंह के साथ संधि करेंगे, इसके पश्चात इस कोहिनूर हीरे को लेकर ब्रिटेन भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह ने प्राप्त किया अफगान शासक शाहसुजा से। तो रणजीत सिंह के क्रियाकलाप और कार्यों को लेकर 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 में, 1839 में, और 49 में पंजाब राज्य का विलय किया जा रहा है महज 10 वर्ष के भीतर, क्योंकि रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता हुई, वहाँ पर गुटबाजी हो गई, वहाँ पर डोगरा गुट और सिंघनवालिया गुट का आपस में वर्चस्व स्थापित हो गया, गुटबंदी। और यही वजह है कि उनकी मृत्यु के पश्चात इनके उत्तराधिकारी के रूप में खड़क सिंह, तत्पश्चात निहाल सिंह, शेर सिंह और फिर दिलीप सिंह अल्पवयस्क शासक, और उनकी संरक्षिका के रूप में रानी जिंदन कौर वह मौजूद थी। और यही वह दौर था कि जब अंग्रेज़ों को अब मौका मिला हस्तक्षेप करने का, और इस मामले में सिखों के साथ 2 युद्ध होते हैं। 1845-46 में लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल के रूप में था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसमें चिलियांवाला का युद्ध, तोपों का युद्ध, और कहीं न कहीं आगे चलकर फिर लॉर्ड डलहौजी जब यहाँ का गवर्नर जनरल बनता है, जिसका उद्देश्य विलय और विस्तार की नीति पर बल देना था, तो उस समय दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है और अंततः पराजित करने के उपरांत सिख राज्य का विलय कर लिया गया। 1849 ईस्वी में पंजाब को अंग्रेजों ने मिला लिया था। तो रणजीत सिंह के क्रम में ये बातों को जानने की ज़रूरत है। ये हैं रणजीत सिंह, जिनकी बात की जा रही है, एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, कि इनके जीते जी अंग्रेज़ों को साहस नहीं हुआ कि पंजाब के साथ युद्ध करके देख सके। इतिहास में कल्पनाशीलता का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर ये युद्ध हो जाता तो परिणाम कुछ और ही निकल कर आता। रणजीत सिंह के राज्य का यह क्षेत्र जो पाकिस्तान का आज का क्षेत्र है, जहाँ पर मुल्तान, लाहौर, पेशावर, वहाँ पर भी उनका अपना नियंत्रण हुआ करता था। यह भी चीज़ है कि पंजाब से पहले सिंध को मिला लिया गया था। तो सिंध के संदर्भ में 2-3 बातें हैं
कि जिस समय 1842 में लॉर्ड एलनबरो भारत का गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड एलनबरो, इसका नाम याद रखिएगा, इसी के समय में सिंध का विलय किया जाता है। चार्ल्स नेपियर रेजिडेंट था उस समय। 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। पंजाब के संदर्भ में 2-3 बातें हैं कि 1748 में कपूर सिंह के द्वारा दल खालसा का निर्माण किया गया और इस दल खालसा में 12 मिसलें शामिल हुआ करती थी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दल खालसा का निर्माण किसके माध्यम से हुआ? रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के अंतर्गत मान सिंह के पुत्र थे। लाहौर को इन्होंने राजधानी बनाया था अपने राज्य के संदर्भ में। 1809 में चार्ल्स मेटाकाफ से अमृतसर की संधि की। चार्ल्स मेटाकाफ उस समय गवर्नर जनरल के दूत के रूप में यहाँ पर थे, जब मिंटो यहाँ पर गवर्नर जनरल था। अफगान शाहशुजा से सहयोग के बदले उन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, अर्थात एक तरीके से उसको सहयोग दिया और बदले में कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इनकी सेना को एशिया की सर्वाधिक दूसरी बड़ी सेना के रूप में जाना जाता है। दिलीप सिंह उनके अल्पसंख्यक पुत्र थे और तत्पश्चात राजमाता जिंदन के संरक्षण में रहे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में फिरोज शाह मुद्दकी, बुधवाल, अलीवाल, सबराव ये स्थान है जहाँ पर प्रमुख रूप से युद्ध हुए, जिनको इस नाम से जाना जाता है। सबराव का युद्ध हुआ, अलीवाल का युद्ध हुआ। इस दौरान लाहौर की संधि हुई 1846 में और इसी संधि के दौरान वह अंग्रेज़ों ने जो है इस दिलीप सिंह से पंजाब राज्य से कश्मीर का क्षेत्र ले लिया और उसको फिर गुलाब सिंह को बेच दिया। और उसी गुलाब सिंह की परंपरा के जो है आगे चलकर हरि सिंह रहेंगे, जो कि हम भारत के अपने स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में देखेंगे। देसी रियासतों के क्रम में किस तरीके से हरि सिंह ने हस्ताक्षर समय पर नहीं किया था। तो लाहौर की संधि हुई और तत्पश्चात भैरोवाल की संधि हुई। इस समय लॉर्ड हार्डिंग्स गवर्नर जनरल के रूप में मौजूद था। ये नाम याद रखिएगा, गवर्नर जनरल का कई बार मैच करने के लिए आता है। और दूसरा युद्ध होता है 1848-49 में, जिसमें रामनगर का युद्ध, चिलियांवाला युद्ध, जिसको गुजरात का युद्ध भी कहा जाता है, और तोपों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी ये कभी कभी नाम रख लिए जाते हैं क्वेश्चंस के रूप में भी कि किसके बीच में हो रहा है, अर्थात ये अंग्रेज और सिखों के बीच में युद्ध हो रहा है। और इस समय लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। तो प्रश्न देखें अगर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही। बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। अब बक्सर का युद्ध पढ़ चुके, 1764 में हो रहा था और उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो ध्यान में रखने की जरूरत है, यह सही नहीं है इसका मतलब। वांडीवाश का युद्ध, फ्रांस के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में कर्नाटक वार के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जहां एक तरफ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से आरंभ हुआ और सप्तवर्षीय युद्ध पर समाप्त होता है। तो फिर ऐसे में वांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो रहा था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो ये बात ठीक है। चिलियांवाला युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे। देखिए अभी इस चीज को हम लोगों ने देखा, चिलियांवाला युद्ध, सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, केवल ये अपेक्षित है प्रश्न के रूप में किसके बीच हो रहा है। तो पढ़ने के दौरान थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ी सावधानी रखनी है, एक एक चीज़ों को पढ़ना है। हम जल्दी पढ़ने के क्रम में जल्दी से पन्ना पलट देते हैं, कोर्स ख़त्म करने के मूड में रहते हैं। समस्या ये है, एक चीज़ होना चाहिए और वो ये है कि जितनी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है, अपने आप से ये बात कहनी, दावा करना है कि इसमें से आया हुआ प्रश्न एक भी गलत नहीं होने देंगे। देखिए आप, तो वह चीज़ आपके पास आएगी। अनावश्यक स्रोतों की तरफ भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर कट ऑफ की स्थिति हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि वह 50 to 55 के बीच में है अगर, तो कौन सा बहुत बड़ा प्रश्न करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर चिलियांवाला युद्ध देखिए 95 में पूछा गया IAS की परीक्षा में। कहिए तो बहुत पुराना हो गया, इतिहास में पुराना नया क्या होता है।
तो यहाँ पर यह चीज़ें, अब खरदा का युद्ध निज़ाम और मराठों निज़ाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये गलत है क्योंकि अपने आप में मराठों के साथ हो रहा था। चिलिया वाला युद्ध, ये गलत है। तो उत्तर आपका बी होगा। तो प्रश्न के आलोक में जब चीज़ों को लेकर चलते हैं तो बात समझ में आती है। इसी तरीके से एक प्रश्न अब देखें, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? कुशासन का, अवध, झांसी, नागपुर, सतारा, 2007 में पूछा गया है इसमें। तो एक तरीके से कुशासन का आरोप लगाया गया अवध पर। अवध अंग्रेजों के लिए एक मित्र राज्य था, बफर स्टेट था। बक्सर के मैदान में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को पराजित किया था और इलाहाबाद की संधि की थी, और वह संधि के माध्यम से ही जो है वह उनके लिए मित्र राज्य के रूप में था, अर्थात उनको, अंग्रेजों को उससे लाभ प्राप्त होता था। तो कहीं पर किसी तरीके का कोई बहुत विरोध नहीं हुआ अवध से कभी। 1801 में बाकायदे विधिवत सहायक संधि कर ली गई, और यही वजह है कि अब जब ब्रिटिश विस्तारवादी नीति चल रही थी तो डलहौजी जैसे साम्राज्यवादी शासक, जिसने युद्ध के द्वारा, विस्तारवाद के द्वारा, कुशासन के आरोप के माध्यम से राज्यों का विस्तार किया और ब्रिटिश झंडे को भारत में जो है फैला दिया, तो कुशासन का आरोप का तात्पर्य यह हुआ कि जब अवध की तरफ से कोई प्रतिरोध ही नहीं है तो फिर क्या करें। तो वहां पर उस समय के स्तर पर आउटरम एक रेजिडेंट के रूप में था, और तत्पश्चात रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है और फिर कहा गया कि अवध में कुशासन है, और इसी के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया, जो गलत था। तो कुशासन के आरोप में मिला लिया गया, जबकि एक रिपोर्ट वहां पर गैर सरकारी रिपोर्ट थी, वह कैप्टन लोकेट और बिशप हीबर के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा ये नाम, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ये चीज़, बिशप हीबर और कैप्टन लोकेट के नेतृत्व में एक गैर सरकारी रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें अवध के शासन की प्रशंसा की गई थी। बावजूद इसके, चूंकि अब स्वयं उसके रेजिडेंट गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे जो लोग थे वो अंग्रेज, और उनकी इच्छा पर डलहौजी ने जो है कुशासन का आरोप लगाकर उस समय अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह साहब थे, उनको हटाकर अवध राज्य का विलय कर लिया। और यही वजह है कि विलय 1856 में होता है। तत्पश्चात अवध के लोग बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना में भर्ती थे, तो वहां के लोगों के लिए भी कठिनाई, अपमान की स्थितियां पैदा हुई। तो 1857 का विद्रोह जो नज़र आएगा उसकी एक कड़ी यहाँ से जुड़ती नज़र आती है, और यही वजह है कि हम एक तरीके से यह अवध के असंतोष का विस्तार भी कहते हैं उसको, कि अवध का जब विलय हुआ तो उसके लोगों के मनोविज्ञान पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि यह वर्दीधारी किसानों का विद्रोह था, अर्थात सैनिक के भेष में जो है वो किसान ही है, किसान का ही कोई पुत्र है, परिवार का सदस्य है। तो कुल मिलाकर अवध। अब यहां पर कुछ एक क्वेश्चन हम लोग इस रूप में देखें, सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। अब देखिए, नहीं सर्कल करना है, कौन सा कथन लागू नहीं होता। तो सहायक संधि प्रणाली क्या है उसके बारे में जानने की जरूरत है। वेलेस्ली के द्वारा लाई गई, खुद ही इसमें लिखा हुआ है। कभी किसी समय आपसे अलग क्वेश्चन पूछेगा कि सहायक संधि प्रणाली किसके माध्यम से, तो यहाँ पर वेलेस्ली के माध्यम से, ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने लागू किया। जिस समय वेलेस्ली भारत में आता है तो 1798 में यहाँ पर मौजूद है। आते हैं कि साथ ही उसने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया, और वह यह था कि हम भारत के अंतर्गत कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में श्रेष्ठता प्रदान करेंगे, सर्वशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे और देसी रियासतों को अपने अधीन करेंगे। और इसी क्रम में उसने एक सहायक संधि प्रणाली को यहाँ पर विधिवत लागू किया। सहायक संधि प्रणाली का तात्पर्य जो था वह यह था कि सहायक संधि के अंतर्गत बंधने वाला राज्य, संबंधित देशी राज्य अपने यहाँ पर एक
सेना रखेगा, जिसे हम ब्रिटिश सेना कह रहे हैं, जिसका निरंतर निर्देशन ब्रिटिश के पास होगा, लेकिन उस सेना का खर्च संबंधित देशी राज्य को देना होगा। दूसरी बात कि संबंधित देशी राज्य यानी सहायक संधि करने वाले देशी राज्य का विदेश नीति अंग्रेजों के नियंत्रण में होगी, अर्थात युद्ध और शांति के संदर्भ में किसी तरह का कोई गठबंधन ये देशी राज्य नहीं कर सकते। साथ में यह भी है कि अंग्रेजों के शत्रु राज्य या किसी अन्य यूरोपीय ऐसे राज्य को बिना अंग्रेजों की अनुमति के उसके लोगों को अपने राज्य में वह नियुक्त नहीं करेंगे, यानी नियुक्ति के संदर्भ में भी अंग्रेजों की अनुमति चाहिए। और चौथी बात ये उसके अंतर्गत कही गई, बतलाई गई कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा राज्य में। और पांचवी बात कही गई कि देशी राज्य के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ध्यान रखना ये बात, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बचा कुछ नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक चीज़ें हैं कि हम कानून व्यवस्था के स्तर पर क्या चल रहा है वो आप जानिए, आपका काम जाने। तो सहायक संधि प्रणाली की ऐसी बातों को अगर कहा जाए कि आरंभिक स्तर पर एक फ्रांसीसी अधिकारी का नाम सुने थे, डुप्ले, उसके अपने कुछ कार्यों में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। उसने क्या किया था कि राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा का सूत्रपात किया था, और कर्नाटक वार के अंतर्गत उसने यह कार्य आरंभ किया, कर्नाटक के मामलों में हस्तक्षेप करके। तो अगर कहा जाए कि कहीं ना कहीं अवधारणा का जो है सूत्रपात किसने किया, किसने उसकी जो है एक तरीके से आधारशिला रखी, तो वह डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसके विचारों में यह चीज़ नज़र आती है। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि वेलेजरी ने विधिवत इसकी जो है व्याख्या किया, इसको लागू किया, सहायक संधि नाम दिया। तो सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में उसकी शुरुआत करने वाले आरंभकर्ता के रूप में वेलेजरी को जाना जाता है। और ऐसा सहायक संधि करने वाला पहला राज्य 1798 में हैदराबाद निज़ाम के साथ किया गया। तत्पश्चात 1799 में वह तंजौर और मैसूर, 1801 में अवध के साथ, 2 में पेशवा के साथ, इसी तरीके से सिंधिया, भोसले। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सहायक संधि के बारे में कि सहायक संधि की व्यवस्था में कौन सा कथन लागू नहीं होता है, ध्यान रखना है। पढ़ने के क्रम में कई बार हम सहायक संधि के प्रावधानों को लागू क्या होता है वो टिक कर देते हैं। लिखा है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, दूसरों के खर्च पर यानी अंग्रेजों के खर्च पर, एक जो कहा गया देशी राज्यों के खर्च पर अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना बनाए रखने की बात की। देखिए यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है, इसमें दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो ये बात तो ठीक है, यानी यहां न लगा कर टिक यहां किया जाए, ये बात तो ठीक है। हमें गलत कौन सा कथन लागू नहीं होता, गलत पर टिक करना है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। अब देखिए यह चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से किस तरीके से जुड़ रही हैं। फ्रांस की क्रांति के दौरान की दशा है यह। नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार कब है कि नेपोलियन विस्तारवादी अवधारणा के साथ भी है। तो ऐसे में भारतीय शासक जिस तरीके से मैसूर विशेष रूप से फ्रांस के साथ अपना सहयोगात्मक संबंध बना रहा है, और उस समय टीपू जो कि स्वयं को जो है आखिर कहीं ना कहीं जैकोबियन कहता है, दूतमंडल भेज रहा है, तो चिंता हो गई वेलेजली को कि कोई भारतीय शक्ति अगर जो है हमारे शत्रुओं से, अगर यूरोप के देशों से संपर्क स्थापित करेगी तो हमारे भारतीय उपनिवेश के लिए खतरा पैदा होगा, तो उसको रोकना भी ज़रूरी है। तो भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखने का मतलब ये हो गया कि हम देशी राज्यों को अगर इस संधि में बांध लेंगे तो वह स्वतंत्र नहीं है कि वैदेशिक संबंध किसी से बना सके। तो इसलिए ये बात भी ठीक है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, एक निश्चित इनकम, सहायक संधि के अंतर्गत कोई निश्चित इनकम जैसी चीज की बातें नहीं थी। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, तो जो सहायक संधि कर ले रहा है निश्चित तौर पर वह अपनी संप्रभुता तो खो दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक राजा का तात्पर्य अपने आप में वह स्वतंत्र होना चाहिए कि किस राज्य के साथ संधि करना है, युद्ध करना है, लेकिन यह निर्णय अब अंग्रेज ले रहे हैं, तो इसलिए ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई। तो ये बात यहाँ पर ठीक है। अतः कहा जाए इस चीज़ को लेकर कि कौन सा कथन लागू नहीं होता, तो ये वाला कथन सहायक संधि के संदर्भ में लागू नहीं होता। उत्तर सी होगा, आय प्राप्त करने जैसी प्रावधान की दशा यहाँ मौजूद नहीं थी। तो सहायक संधि के संदर्भ में प्रायः आपके पास क्वेश्चन
आते हैं, उनके शर्तों को लेकर, प्रावधान को लेकर, किस राज्य के साथ किया गया इस बात को लेकर। ये है लॉर्ड वेलेस्ली, इनके माध्यम से शुरू हुई थी सहायक संधि प्रणाली, ध्यान में रखिए। यही है वह शख्स हैं, गौर से देखिए। सहायक संधि प्रणाली का जो हम कह रहे हैं कि सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले ने जो है भारत के अंतर्गत किया था, दक्षिण भारतीय राजनीति के अंतर्गत किया था फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने, और इसका पहली बार व्यापक स्तर पर जो प्रयोग है वेलेस्ली ने किया। उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। इसके अंतर्गत प्रमुख शर्तें किस रूप में नजर आ रही हैं? शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी पर रोक लगा दी गई, यानी अंग्रेजों के शत्रु राज्य की। विदेश नीति कंपनी के अधीन कर दिया गया। विदेश नीति कंपनी के अधीन कर दिया गया। शासन प्रबंध के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट, यानी कि वहां पर रहेगा ब्रिटिश रेजिडेंट। कंपनी नीति सेना रियासत के खर्च पर, कि सेना ब्रिटिश के अधीन होगी लेकिन खर्च वह संबंधित राज्य देगा। रियासतों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान है। रियासतों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन अगर देखिए कि कौन कौन से प्रावधान नजर आ रहे हैं, तो अन्य प्रावधान उसमें शामिल हैं, ये वाला प्रावधान नहीं है। नियत आय का कोई प्रावधान उसमें शामिल नहीं था, इसलिए इसका उत्तर अलग होगा। और ये सहायक संधि करने वाले जो प्रमुख राज्य के रूप में अगर देखें, तो यहां पर एक तरीके से हैदराबाद पहला राज्य, ध्यान रखिएगा यह चीज, क्रम लगाने के लिए भी आता है, मैच करने का क्वेश्चन भी आता है कि हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा के साथ 1802 में, भोसले के साथ 3 में, सिंधिया के साथ 4 में संधि होती है। ध्यान रखिए, क्रम के लिए भी तैयार रहिए। तो प्रश्न कहाँ से आएंगे, वो एरिया भी लगभग तय होती है कि हमें अगर पूछना होगा तो हम जो है क्रम भी पूछ सकते हैं, पहला भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए हैदराबाद के साथ सहायक संधि कर दिया, पहली चीज। अब देखिए प्रश्न एक इस रूप में अगर देखें सहायक संधि का, कौन सा कथन सहायक संधि का के वह हिस्सा है जिससे भारतीय राज्य के शासकों पर लगाया गया था, यानी कि सहायक संधि के संदर्भ में ये बात तय है कि जिसे भारतीय राज्यों के शासकों पर लगाया गया था, कौन सा वह कथन सही है। लिखा है कि कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी। आप बताइए, कर सकती थी या नहीं कर सकती थी आंतरिक मामलों में? अभी बताया गया इस चीज को कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये प्रावधान बनाया गया था, और जबकि यहां लिखा है हस्तक्षेप कर सकती थी, यानी ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। भारतीय राज्यों के दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि की नियुक्ति होगी, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, अंग्रेज प्रतिनिधि रहेगा, ये बात ठीक है। भारतीय शासक अंग्रेजों की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे, ये बात भी ठीक है। इसलिए उत्तर 2 और 3। कठिनाई इस बात की नहीं है कि उत्तर क्या होगा, बस होता है कि प्रावधान पता नहीं होते तो कन्फ्यूजन पैदा होता है, इसलिए ध्यान रखिए ये चीजें। इसी तरीके से एक प्रश्न आपके पास यह है, व्यक्तिगत नीति, अब डलहौजी की जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की जा रही है, व्यक्तिगत की नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पर बात करनी है। लिखा है कि इस नीति का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। मैंने अभी नाम लिया कि लॉर्ड डलहौजी, और यहां दिया है वॉरेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर चुनना है। इसके अंदर था कि एक दत्तक पुत्र अपने पालक पिता की निजी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन राज्य का नहीं। बात एकदम ठीक है। डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति है, उसने राज्यों का विभाजन 3 श्रेणियों में किया, और जाहिर सी बात है दत्तक पुत्र अर्थात जो पैतृक कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसका, तो गोद ले लिया गया उत्तराधिकारी के रूप में। तो निजी स्तर पर तो वो संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, ये बात ठीक है।
सतारा इस सिद्धांत के तहत हड़पा जाने वाला अंतिम राज्य था। अब देखिए, इस राज्य के तहत हड़पा जाने वाला अंतिम राज्य था। तो दरअसल जब डलहौजी ने इस हड़प की नीति का निर्माण किया, जिसका तात्पर्य यह था कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में संबंधित राज्य को वह ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। चूँकि डलहौजी का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का यह अंतिम चरण है। उसका अपना कहना था, उसका अपना विचार यही था कि किसी भी तरीके से नए राज्यों को प्राप्त करने का या नए करों को प्राप्त करने का कोई अवसर न छोड़ा जाए। और दौर चल रहा था ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक क्षेत्रों पर ब्रिटिश का नियंत्रण यहाँ स्थापित होगा, उतने विशाल क्षेत्रों से यहाँ से कच्चे माल की आपूर्ति वो सुनिश्चित कर पाएंगे और निर्मित वस्तुओं को यहाँ पर बेच सकेंगे। इस बाज़ार की आवश्यकता को लेकर वे ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए उसने यह एक मनमाने तरीके से राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर उनके साथ यह नीति अपनाई। और इसके अंतर्गत सतारा पहला राज्य था। वह 1848 में सतारा के साथ जो है इस तरीके का नीति अपनाकर उसको हड़प लिया गया। और तत्पश्चात जैतपुर संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में मिला लिया गया। तो सतारा इस सिद्धांत के तहत हड़पा जाने वाला अंतिम राज्य नहीं है, पहला राज्य है। इसलिए कौन सा कथन सही है इस मामले में? टिक लगा है इस पे तो केवल 2, ये चीज का ध्यान रखना है। अगर इसी हड़प नीति के संदर्भ में देख पाए कि लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल बनकर आता है 1848 में, उसने गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाई। सिद्धांत क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का? संतानहीन शासकों के राज्यों का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाएगा। और इस संदर्भ में 3 श्रेणियां उसने बांटी कि ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्णतः बाहर, जिन्हें गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। जो कि ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण से बाहर हैं, वो गोद ले सकते हैं किसी राज्य के अंतर्गत उत्तराधिकारी को। दूसरी श्रेणी में बांटा कि पूर्व में मुगल या पेशवाओं के अधीन है किंतु अब अंग्रेजों के अधीनस्थ हैं, उन राज्यों को गोद लेने के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक होगी। अर्थात अगर कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो गोद लेने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। तीसरी श्रेणी में बांटा ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान से स्थापित गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी जाएगी। यानी ये राज्य गोद नहीं ले सकते हैं। मनमाने तरीके से श्रेणियों में विभाजन किया गया था और इस आधार पर जिन राज्यों को मिलाया गया, सतारा पहला राज्य, 1848 क्रम लगाने के लिए आता है। कन्फ्यूजन क्या पैदा होता है? सहायक संधि के संदर्भ में हमने कहा कि हैदराबाद है और यहां पर सतारा है, नाम याद नहीं रहता, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। अगर एक लाइन लिख कर दे दिया गया कि हैदराबाद को हड़प नीति के तहत मिलाया गया पहला राज्य, तो आप कहेंगे हाँ कहीं तो पढ़े थे। कन्फ्यूजन इसी बात पर है। तो ध्यान रखिएगा, सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और तत्पश्चात ये अवध राज्य के संदर्भ में यह है कि इसको ध्यान रखिएगा, ये कुशासन के आरोप में मिलाया गया राज्य है, कुशासन के आरोप में मिला लिया गया था। प्रश्न अगर देखें कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों के विलय के क्रम पर विचार कीजिए। IAS 2004 में पूछा गया एग्जाम है ये, प्रश्न है ये, विलय के क्रम पर। तो झांसी को कब मिलाया गया था? संबलपुर को कब मिलाया गया था? सतारा को कब मिलाया गया था? देखिए, झांसी को कब मिलाया गया? 1853 में। सतारा को कब मिलाया गया? 1848 में। तो इसका मतलब पहले ये मिलाया गया, फिर ये मिलाया गया और तत्पश्चात ये मिलाया गया, यानी 3, 2, 1। तो उत्तर होगा सी। तो प्रश्न यहां से आते हैं आपके पास, इस रूप में आते हैं, इनको लेकर चलना होता है। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का
जो सेशन था उसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे हड़प नीति, सहायक संधि प्रणाली, पंजाब पद। तो फिलहाल प्रश्न का कार्यक्रम यहीं पर आज समाप्त करेंगे। फिर आगे हम पुनः ब्रिटिश आर्थिक नीति के साथ आएंगे। ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत कई सारी पहलू को प्राप्त करेंगे, समझेंगे। और देखिए, मैं पहले बताया हुआ हूँ कि पढ़ाई को लेकर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना रिवीजन अपने नोट से, अपने सोर्स से करते रहिए और जिस भी प्रश्न को उठाएं उसके टॉपिक को पूर्णता के साथ पढ़ें। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर काम की मिल रही होंगी। तो हमसे जुड़े रहिए और फिर जल्दी ही आपसे पुनः एक बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और विस्तार से इन चीज़ों को देखने के लिए मैंने पहले बताया कि संस्कृति IAS का ऐप डाउनलोड कर लें और उसके माध्यम से चीज़ें वहाँ पर और भी ज़्यादा नज़र आएंगी। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।